हेलो फ्रेंड्स, एन के प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। तो टॉपिक पढ़ेंगे चिंतन के बारे में। आज का मुख्य टॉपिक रहेगा चिंतन की प्रमुख परिभाषाओं के बारे में पढ़ेंगे और चिंतन के प्रकार, कितने प्रकार की चिंतन होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर शुरुआत करें तो चिंतन किसे कहते हैं, तो समस्या उत्पन्न होने के साथ ही, समस्या उत्पन्न होने के साथ ही उत्पन्न होकर समस्या समाप्ति के साथ समाप्त होने वाली एक मानसिक प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, चिंतन कहते हैं। चिंतन का मतलब जैसे कि हमारे सामने कोई समस्या आ गई, अब समस्या आने के बाद उत्पन्न होने वाली एक मानसिक प्रक्रिया, हम समस्या आने के बाद जब हम उसका निपटारा करते हैं, उसके बारे में कुछ सोचते समझते विचार करते, तो वो सब क्या है, चिंतन कहलाता है। चिंतन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। चिंतन जो होता है निरंतर चलता रहता है। चिंतन एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है, जिसका प्रमुख उद्देश्य जो होता है समस्या का समाधान करने से होता है। चिंतन का प्रमुख कार्य क्या है, समस्या का समाधान करना। चिंतन का जो आधार है ज्ञान को माना जाता है। चिंतन का आधार किसको माना जाता है, ज्ञान को माना जाता है। ज्ञान के अभाव में भी चिंतन की प्रक्रिया संभव नहीं है। ज्ञान के अभाव में चिंतन की प्रक्रिया संभव नहीं मानी जाती है। अब चिंतन को समस्या समाधान का साधन भी माना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि चिंतन को समस्या समाधान का साधन माना जाता है। प्रश्न आता है कि समस्या समाधान का साधन कौन है, तो चिंतन। उसके बाद में प्रमुख परिभाषाओं की बात करें तो प्रमुख परिभाषाओं में क्रो व क्रो के अनुसार सबसे पहली जो परिभाषा दी थी, क्रो एंड क्रो के अनुसार चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है। जो क्रो एंड क्रो ने कहा था कि चिंतन जो होता है एक मानसिक प्रक्रिया है जो कि ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन मानसिक प्रक्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। दूसरी परिभाषा है वैलेंटाइन। वैलेंटाइन ने कहा था चिंतन तथ्यों एवं सूचनाओं का श्रृंखलाबद्ध प्रतिरूप है। चिंतन जो होता है तथ्यों एवं सूचनाओं का क्या है, श्रृंखलाबद्ध प्रतिरूप है, जो किसी उद्देश्य पूर्ति की और अविराम गति से प्रभावित होता है। जो किसी उद्देश्य पूर्ति और अविराम गति से क्या होता है, प्रभावित होता है। उसके अगर बाद में देखें रेबन की परिभाषा की बात करें तो चिंतन जो होता है असंतोष के कारण उत्पन्न होने वाली एक मानसिक प्रक्रिया है। रेबन ने कहा था चिंतन जो है असंतोष के कारण उत्पन्न होने वाली कैसी प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है। उसके बाद में एक अंतिम परिभाषा की बात करें तो ड्रेवन की जो परिभाषा की बात करें, चिंतन मन की क्रिया है। ड्रेवन ने क्या कहता है, चिंतन जो होता है मन की क्या है, क्रिया मानी जाती है। उसके बाद में एक सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा की बात करें, स्टैनले ग्रे ने एक परिभाषा दी थी कि जो समस्या समाधान में तार्किक चिंतन निहित होता है। स्टैनले ग्रे ने कहा था कि जो समस्या समाधान में तार्किक चिंतन निहित होता है। तो ये परिभाषा अपन को याद रखने की, समस्या समाधान में तार्किक चिंतन निहित होता है। उसके बाद में चिंतन के प्रकार की बात करें तो चिंतन की जो प्रकार है, 4 प्रकार के चिंतन माने गए। सबसे पहला चिंतन है मूर्त चिंतन। कौन सा है, मूर्त चिंतन को हम कहते हैं प्रत्यक्षात्मक। कौन सा है, प्रत्यक्षात्मक। दूसरा अमूर्त चिंतन की बात करें तो प्रत्यात्मक कहते हैं। तीसरा तार्किक चिंतन की बात करें तो इसी को वैज्ञानिक चिंतन भी कहते हैं। और चौथा है सृजनात्मक चिंतन, इसको कहते हैं कल्पनात्मक चिंतन। सबसे पहले मूर्त चिंतन की बात करें तो किसी भी प्रत्यक्ष वस्तु को देखने के बाद उत्पन्न होने वाला चिंतन जो होता है मूर्त चिंतन कहलाता है। किसी भी प्रत्यक्ष वस्तु को जब हम देखते हैं और जब हम देखने के बाद जो मन में जो चिंतन उत्पन्न होता है वो कौन सा है, मूर्त चिंतन। जैसे कि अगर बात करें हाथी की सूंड को देखने के बाद भगवान गणेश को याद करना। जैसे कि हम हाथी की सूंड को देखते हैं लेकिन हमें याद कौन आते हैं, भगवान श्री गणेश। उसके बाद में बंदर को देखने के बाद हनुमान जी को याद आना। जैसे कि हमने किसी बंदर को देखा तो हमें आभास होगा कि क्या है, हमारे भगवान हनुमान जी है, ठीक है ना। उसके बाद में दूसरा चिंतन है अमूर्त चिंतन। कौन सा है, अमूर्त या प्रत्यात्मक चिंतन। अब इसकी बात करें तो किसी शब्द, संकेत, चित्र, चिन्ह के आधार पर उत्पन्न होने वाला जो चिंतन होता है अमूर्त चिंतन। जैसे कि कोई शब्द हो गया, चित्र हो गया, चिन्ह हो गया आदि के आधार पर जो चिंतन किया जाता है वो कौन सा है, अमूर्त चिंतन। यातायात के नियमों का पालन करना। यातायात के नियमों का पालन किसके आधार पर करते हैं, चित्र, चिन्ह, संकेतों के आधार पर। दूसरा है गणित के संकेतों का प्रयोग करना। दूसरा जो चिंतन होता है गणित के संकेतों का क्या करना, प्रयोग करना। उसके बाद में तार्किक या वैज्ञानिक चिंतन। तीसरा कौन सा है, या तो तार्किक चिंतन या चौथा है ये वैज्ञानिक चिंतन, इसी को कहते हैं। जैसे कि किसी नियम एवं सिद्धांत के आधार पर, किसी भी नियम एवं सिद्धांत के आधार पर उत्पन्न होने वाला जो चिंतन है वो तार्किक चिंतन कहलाता है। जैसे गाड़ी के रुकने पर आगे की ओर धक्का क्यों लगता है, जैसे गाड़ी रुकती है तो आगे की ओर धक्का क्यों लगती है, तो ये तार्किक चिंतन होगा, ये वैज्ञानिक चिंतन है। आसमान में उछाली गई गेंद पुनः धरती पर क्यों आती है, आसमान में उछाली गई गेंद जो होती है वो धरती पर पुनः क्यों आती है, क्योंकि इसमें वैज्ञानिक चिंतन का प्रयोग किया गया। जैसे कि आसमान में हम जब गेंद ऊपर जाती है तो वापस नीचे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है, तो इसमें कौन सा चिंतन है, तो तार्किक चिंतन है। कौन सा है, तार्किक चिंतन। उसके बाद में चौथा है सृजनात्मक चिंतन की बात करें तो किसी परंपरागत वस्तु में नवीन विशेषता उत्पन्न करने की जो मौलिक प्रक्रिया जो होती है वो कौन सी है, सृजनात्मक चिंतन। किसी परंपरागत कोई वस्तु या नवीन विशेषता हम उत्पन्न करते हैं तो वो जो मौलिक प्रक्रिया कहलाती है वो कौन सी है, सृजनात्मक चिंतन। जैसे कि फटे दूध से क्या बनाना, पनीर बनाना। फटे दूध से हम क्या बनाते हैं, पनीर। उसके बाद में जिम्बार्डो नामक मनोवैज्ञानिक ने चिंतन के 2 भेद बताए। जिम्बार्डो नामक मनोवैज्ञानिक ने चिंतन के कितने भेद बताए, 2 भेद। जिसमें कि सबसे पहला जो चिंतन है शोली पुलाव। कौन सा है, शोली चिंतन या ख्याली पुलाव। पहला है शोली चिंतन किसे कहते हैं, या ख्याली पुलाव।
चिंतन के इस भाग में व्यक्ति जो है आंशिक संतुष्टि के लिए अपनी कल्पना के माध्यम से अनैतिक या वास्तविकता से परे चिंतन करता है, मतलब ख्याली पुलाव। चिंतन के इस भाग में जो व्यक्ति होता है आंशिक संतुष्टि के लिए वो अपने बारे में सोचता रहता है। आगे बात करें, जैसे कि अगर बात करें कोई लड़का ये सोचता है कि पढ़ाई समाप्त होने के बाद मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, गाड़ी और बंगला होगा और लोग मुझे क्या करेंगे, सलाम करें, तो वो अपनी क्या है, ख्याली पुलाव में मतलब अपने आप को वो बता रहा है, वास्तविकता नहीं है उसकी, वो खाली चिंतन कर रहा है, ठीक है, कि पढ़ाई समाप्त होने के बाद मेरे पास गाड़ी होगी, बंगला होगा, सब होगा। उसके बाद में दूसरा यथार्थ चिंतन की बात करें, चिंतन के इस भेद में विषय वस्तु की वास्तविकता से संबंध होता है, मतलब यथार्थ चिंतन एक ऐसा चिंतन होता है जो कि वास्तविकता से संबंध होता है। इसमें अगर बात करें, इसके भी वापस कितने भेद है, 3 भेद है, मतलब इसको कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। सबसे पहला अपसारी चिंतन, सबसे पहला कौन सा है, अपसारी चिंतन। चिंतन के इस भेद में बालक विषय वस्तु की अनेक दिशाओं में चिंतन करता है, मतलब चिंतन के इस भेद में बालक जो होता है विषय वस्तु की अनेक दिशाओं में क्या करता है, चिंतन करता है। जैसे कि लकड़ी के डंडे का क्या क्या प्रयोग, लकड़ी के डंडे का हम क्या क्या प्रयोग कर सकते, मतलब लकड़ी के डंडे के बहुत सारे प्रयोग होता है, तो इसमें कौन से चिंतन का उपयोग, तो अपसारी चिंतन। दूसरा है अभिसारी चिंतन की बात करें तो चिंतन के इस भेद में विषय वस्तु की एक ही दिशा में विचार या चिंतन किया जाता है, मतलब अभिसारी का मतलब होता है किसी भी चिंतन में विषय वस्तु को एक ही दिशा में विचार करना। जैसे कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, प्रश्न पूछते भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो इसका उत्तर एक ही आएगा, श्रीमान नरेंद्र मोदी। तो ये कौन सा चिंतन है, अभिसारी चिंतन। उसके बाद में आलोचनात्मक चिंतन की बात करें तो चिंतन के इस भेद में प्रत्येक विषय वस्तु के गुण दोषों की क्या की जाती है, व्याख्या की जाती है। मतलब आलोचनात्मक चिंतन ऐसा चिंतन होता है जिसमें गुण और दोषों की क्या की जाती है, व्याख्या की जाती है। जैसे कि कोई बालक बाजार में किसी वस्तु को खरीदने से पूर्व विषय वस्तु के गुण दोषों के बारे में क्या करता है, चिंतन करता है, विषय वस्तु के बारे में गुण दोष के बारे में वो पूरी जानकारी लेता है, उसके बाद में किसी भी विषय वस्तु को वो खरीदता है। जैसे कि निम्न में से अपसारी चिंतन का संबंध किससे माना गया, तो सृजनात्मक चिंतन को अपसारी चिंतन का संबंध पाया गया है। उसके बाद में एक विद्वान हुए थे मैक्स वर्दाइमन ने भी चिंतन के प्रमुख 3 भेद बताए, जिसमें कि सबसे पहला जो चिंतन होता है ए श्रेणी का चिंतन। मैक्स वर्दाइमन ने चिंतन को 3 भागों में बांटा। सबसे पहला ए श्रेणी का चिंतन। अब इसकी बात करें तो इसी उत्पादी चिंतन के नाम से भी जाना जाता है, ए श्रेणी के चिंतन को उत्पादी चिंतन के नाम से जाना जाता है। तथा इसमें व्यक्ति जो है रचनात्मक समस्याओं का समाधान करने का क्या करता है, प्रयास करता है। रचनात्मक जो समस्या होती है उसका समाधान करने का क्या करता है, वो प्रयास करता है। चिंतन के इस भेद में व्यक्ति साधन एवं साध्य के मध्य संबंध स्थापित करने का क्या करता है, कार्य करता है। मतलब व्यक्ति जो होता है साधन और साध्य के मध्य संबंध स्थापित करने का क्या करेगा, वो प्रयास करेगा। उसके बाद में बी श्रेणी के चिंतन की बात करें, इस चिंतन के भेद में व्यक्ति के द्वारा यांत्रिक तरीके से विचार किया जाता है, व्यक्ति के द्वारा यांत्रिक तरीके से क्या किया जाता है, विचार किया जाता है। वाई श्रेणी के चिंतन की बात करें तो जो वाई श्रेणी का जो चिंतन होता है, चिंतन के इस भेद का जो संबंध है प्रयत्न एवं भूल से होता है। किससे होता है, प्रयत्न एवं भूल से होता है। इसमें जो व्यक्ति जो होता है पूर्व की विषय वस्तु को ध्यान में लाने का क्या करता है, प्रयास करता है। चिंतन के इस भेद का संबंध प्रयत्न एवं भूल से होता है और व्यक्ति जो है पूर्व की विषय वस्तु को ध्यान में लाने का क्या करता है, प्रयास करता है। तो ये कौन सा चिंतन है, वाई श्रेणी का चिंतन। उसके बाद में अगर बात करें तो बालक बालिकाओं के द्वारा दिवस स्वप्न देगा कौन से चिंतन का उदाहरण, तो कौन सा चिंतन, शौली चिंतन। उसके बाद में किसके सिद्धांत में चिंतन को एक उपवासिक बातचीत कहा गया, तो वॉटसन के सिद्धांत में कहा गया था। वॉटसन ने कहा था कि हम संपूर्ण शरीर से चिंतन कर सकते हैं, वॉटसन महोदय ने कहा था कि हम संपूर्ण शरीर से चिंतन को कर सकते हैं। उसके बाद में चिंतन के प्रमुख तत्वों की बात करें तो मनोवैज्ञानिक ने चिंतन करने के लिए प्रतिबोधन, कौन सा, प्रतिबोधन, प्रतिमा, प्रत्यय, भाषा एवं संकेत नामक तत्व या साधन बताए। मनोवैज्ञानिकों ने चिंतन करने के लिए प्रतिबोधन, प्रतिमा, प्रत्यय, भाषा एवं संकेत नामक क्या बताए थे, तत्व बताए। गिलफोर्ड नामक मनोवैज्ञानिक ने सृजनात्मक चिंतन करने के लिए तैयारी, उद्भव, प्रदीप्तीकरण, प्रकट करना या सत्यापन करना, ये सब क्या बताए थे, कुछ तत्व बताए थे। गिलफोर्ड ने सृजनात्मकता के बारे में बताया, चिंतन करना, तैयारी, उद्भव और प्रदीप्तीकरण के बारे में इन्होंने बताया था।